कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। चलिए बात करते हैं आज हम लोग 23 जनवरी 2022 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट की एग्जाम्स होने वाली है। उसके लिए हम लोग आप यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जहाँ आपको 25 क्वेश्चनों को कवर करने हैं। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए और इसी टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में आएंगे तो आप उसे आराम से कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं वे कहलाते हैं पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक, मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। तो आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर लगाइए आप। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल में जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा के नीचे कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है, तो वो मानसिक रूप से पिछड़ा बालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एक शिक्षक का स्कूल में प्रथम 4 बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? उसकी विशेषता आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह देनी चाहिए, अन्य बच्चों के से अलग करना चाहिए, बच्चों के अभिभावक इससे सहयोगी योजना की चर्चा करनी चाहिए, बच्चों की विशेष आवश्यकता स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो चलिए क्या राइट आंसर होंगे आपको यहाँ पर बताने हैं। क्वेश्चन कहता है एक शिक्षक का स्कूल में प्रथम 4 बार आए विशेष आवश्यक वाले बच्चे के साथ, विशेष आवश्यकता वाली बात हो रही है यहाँ पर एक नॉर्मल बालक है, वहाँ पर नॉर्मल बालक से एक विशेष आवश्यकता वाले बालक है, मतलब उसकी आईक्यू अच्छी है, वो पढ़ने की गति अच्छी है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी है उसमें। तो इस आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसे विशेष आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल में जाने की सलाह दे सकते हैं। क्योंकि ये तो हो गई हम किसकी बात करें, समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं हम। अब हमारे समय में कौन सी शिक्षा हो रही है, समावेशी शिक्षा हो रही है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जहाँ पर सभी बालक एक साथ मिलकर पढ़े, मंदबुद्धि बालक हो, प्रगतिशील बालक हो, जिसके विकलांग बालक हो, नॉर्मल बालक हो, सभी बच्चे एक स्कूल में पढ़े। तो लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि किसी विशेष आवश्यकता वाले स्कूल में भेजना, तो ये गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा ये बिल्कुल नहीं कहती है। अन्य बच्चों से अलग कर दे, तो बिल्कुल, जब समावेशी शिक्षा नहीं कहती है तो अन्य बच्चों से अलग नहीं कर सकते। बच्चों के अभिभावक से मिलकर सहयोगी योजनाओं की चर्चा करें, ये हो सकता है। चलिए पहले पूरी पढ़ लेते हैं। बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा लें। ठीक है, प्रवेश परीक्षा आप नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर बच्चे की बात हो रही है। आप कोई एडमिशन नहीं ले रहे हैं जिसके लिए आपको किसी प्रवेश परीक्षा को, एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड करने की ज़रूरत पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जब बच्चे में विशेष आवश्यकता हो तो उनके अभिभावक के साथ मिलकर उनकी सहयोगी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। ये है आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं जिसके माध्यम से राइट आंसर हो जाते हैं। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? यह रटने की आदत का विकास करती है, पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण होती है, यह कल्पना शक्ति का विकास करती है, भ्रम के स्थान के प्राप्त ज्ञान अस्थायी होते हैं। भ्रम नहीं है, भ्रमण है यहाँ पर। ठीक है, भ्रमण होगा। ठीक है, भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। चलिए राइट आंसर बताइए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। शैक्षणिक भ्रमण यानी किसी शिक्षा की दृष्टि से जब हम कोई स्थान घूमने जाते हैं या फिर प्रत्यक्ष रूप से देखने जाते हैं, ये ज़्यादातर ईवीएस के क्षेत्रों में आता है। ठीक है, तो शैक्षिक भ्रमण उसे कहलाते हैं।
अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए आवश्यक साधन क्यों है, मतलब ज़रूरी वो संसाधन सोर्सेस क्या क्यों हैं। वह रटने की आदत को विकास करती है। आप किसी भी रूप में नहीं रट सकते, ये नेगेटिव टैग वर्ड की गिनती में आती है, ये गलत आंसर हो जाएंगे। ठीक है। पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण हो सके। आप शैक्षिक भ्रमण घूम रहे हैं, मान लीजिए आप अपने स्टेट में हैं, आप अपने स्टेट के म्यूजियम घूमने गए हैं, तो वहाँ पर पाठ्यचर्या घूमने के लिए प्रत्यक्ष, मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने के साथ साथ जालियांवाला बाग के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी कहानी है जालियांवाला बाग। अब आप बच्चे के साथ इस स्कूल के शैक्षणिक भ्रमण की योजनाओं के साथ जालियांवाला बाग खुद से घूमने जाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि अस्थायी ज्ञान होगी, लेकिन पाठ्यक्रम की यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं है कि ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत आंसर हो जाएंगे। कल्पना शक्ति का विकास होगा। कल्पना शक्ति विकास तब होता है जब हम तर्क करते हैं। क्या करते हैं? तर्क करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, लॉजिक लगाते हैं, लॉजिस्टिक चीज़ें सोचते हैं, यानी कि हम अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अमूर्त कल्पना शक्ति करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और मंथन करते हैं। तो यहाँ पर तो कल्पना शक्ति की विकास होती है, लेकिन यहाँ पर शैक्षिक भ्रमण करा तो ये भी गलत हो जाएंगे। तो आपके राइट ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर डी। भ्रमण में के स्थान के प्राप्त ज्ञान अस्थायी होते हैं। जब भी आप कोई चीज़ डायरेक्ट रूप में देखते हैं तो वो आपका ज्ञान अस्थायी हो जाता है। ठीक है। किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? हमने वास्तविक आयु और मानसिक आयु के निकालने के लिए कई बार आपको बता दी हैं। चलिए वास्तविक आयु बुद्धि लब्धि के बारे में बात करते हैं। तो बुद्धि लब्धि को निकालने के लिए क्या करते हैं? बुद्धि लब्धि को निकालने के लिए हमने आपको पहले कहा कि यहाँ पर मानसिक आयु लिखते हैं। ठीक है, मानसिक आयु लिखते हैं, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु लिखते हैं तो गुना 100 से कर देते हैं, ये तो हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष और वास्तविक आयु कितनी है? वास्तविक आयु कितने हैं यहाँ पर? 8 वर्ष है। वास्तविक आयु 8 वर्ष है, 100 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप इसे काट छाट लीजिएगा, कितने आएगा? 150 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्तता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वह है वार्तालाप नीति, प्रश्नोत्तर नीति, खेल और मनोरंजन नीति, प्रदर्शन नीति। क्या शिक्षक को करना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु को निरस्त करने के लिए? क्या करना चाहिए? चलिए, यहाँ पर बात हो रही है प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए, मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए, 1 to 5 के लिए बच्चे के लिए। जब आप 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको अगर दिखे खेल विधि, कौन सी विधि? खेल विधि, खुद से करके सीखना। ठीक है, करके सीखने वाली विधि जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पर आपके राइट आंसर खेल और मनोरंजन हो जाएंगे। कैसे? निरस्तता दूर करने के लिए। ठीक है, पाठ्य पुस्तक पर जो डिपेंडेड है उसको दूर करने के लिए शिक्षक को वार्तालाप, बच्चे वार्तालाप तो नहीं करेंगे। प्रश्नोत्तर तो बच्चे कभी करेंगे ही नहीं। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक रूप से कोई सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए सबसे बेहतर तरीके से मूल्यांकन क्या हो सकती है, तो वहाँ पर मौखिक रूप से मूल्यांकन होती है, लिखित रूप से नहीं, इंटरव्यू रूप से नहीं, लेकिन आमतौर पर मौखिक रूप से होती है। तो ये भी गलत हो जाएंगे। प्रदर्शन विधि, ये भी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य नए तथ्यों की खोज करना, अस्थायी समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। राइट आंसर बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान, जो ऐसे अनुसंधान जो किसी समस्या को समाधान कर सकते हैं, जिनकी वजह से समस्या का समाधान कर सकते हैं, और हम उन समस्या समाधान की वजह से कोई प्रमुख कार्य भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक लीगल
प्रोस्पेक्टस हो, उसके लीगल इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नए तथ्यों की यहाँ पर खोज की बात नहीं हो रही है। अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान ऐसा नहीं कर रहा। स्थानीय समस्याओं को, समाधान को दूर करने के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएंगे। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपक्रम, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, अनुसंधान की परिकल्पना। क्या नहीं करेंगे? नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन है, जब नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन हो तो 3 सही 1 गलत हो जाएंगे, गलत वाले को ढूंढ के सही कर लेना है। राइट आंसर बताइए। चलिए, सबसे पहले हम नेगेटिव वाले क्वेश्चन को 3 सही कर लेते हैं। शोधकर्ता के लिए आप कौन से शीर्षक का अनुसंधान प्रस्तावित करेंगे? अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि है, इसे करेंगे, ठीक है। अनुसंधान एक उपक्रम है, इसे भी सही करेंगे। अनुसंधान के लिए मूल वृत्ति व्याख्या करेंगे। अनुसंधान व्याख्या नहीं करेंगे भाई, अनुसंधान के लिए हम रिसर्च करते हैं और उसके किसी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं, उसे बेहतर तरीके से प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ओर आगे बढ़ाते हैं, पर उसे हम क्या कर सकते हैं? व्याख्या नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं करते। अनुसंधान की परिकल्पना करेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी गलत होंगे, गलत को आप टिक करके सही कर लीजिए। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चे की मुख्य विशेषता है उनका अति प्रतिक्रियात्मक प्रभाव, उनका अंतर्मुखी प्रभाव, उनके विचार प्रकट करने का संतुलन तरीका, उनका विषादग्रस्त व्यवहार। राइट आंसर बताइए आप। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? संवेगात्मक रूप से प्रेरित बच्चे की मुख्य विशेषता है तो उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव। क्या होते हैं वो? उनके जो स्वभाव होते हैं, संवेग रूप से जो इमोशनल टाइप के बच्चे होते हैं, उनके नॉर्मल व्यक्ति से बेहतर होते हैं। अति प्रतिक्रियात्मक, किसी भी चीज़ में वो एक्टिव रहते हैं। क्या होते हैं? किसी चीज़ में वो एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर अंतर्मुखी नहीं होंगे, उनके विचार प्रकट करने का संतुलन तरीका, ऑप्शन ए बी सी डी नहीं होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान में सम्मिलित है? परंपरागत चिंतन, विवेक केंद्र चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, ये सभी। चलिए राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान में सम्मिलित है? परंपरागत, जो पुरानी धारणा और व्यवस्था से चली आ रही, उसको भी इंक्लूड करेंगे। विवेकीकरण, यानी कि आपको यहाँ पर विवेकपूर्ण सोचनी चाहिए, मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचेंगे तभी तो। वैज्ञानिक चिंतन, ये सभी होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 6 वर्ष की आयु से, 8 वर्ष की आयु से, 11 वर्ष की आयु से, 15 वर्ष की आयु से। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर बात करते हैं तर्क और जिज्ञासा। तर्क और जिज्ञासा के संबंध में किसने कहा था? तर्क और जिज्ञासा करने के लिए वो जिन प्याजे महोदय ने कहा था, ठीक है। प्याजे महोदय ने इसे कहा था। प्याजे महोदय के अनुसार अनौपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो माना था वो तर्क और जिज्ञासा कर सकता है। वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब होती है? 11 वर्ष से शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएंगे। बच्चे 11 वर्ष से के अंत शुरू में तर्क करने लगते हैं। क्या सही होगा, क्या सही होगा, एक क्या नहीं होगा, ठीक है। अगर हम कोई व्यवहार करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? गलत आएगी या सही, वो कर लेंगे। 11 वर्ष की आयु में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिन पियाजे ने कहा था, ठीक है। किसने कहा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? टॉयलर, स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ। किसने कहा था? राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टॉयलर महोदय ने कहा था। सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था हेतु, पूर्व
बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु, परिपक्वता अवस्था हेतु सीखने की खेल विधि उपयोगी है। आपको राइट आंसर बताने हैं। राइट आंसर आप जल्दी बताइए। चलिए, सीखने में खेल विधि का उपयोग करते हैं बाल्य अवस्था के। कई बार हमने इसके बारे में डिस्कस करके रखा है। आपको नोट्स भी जब आप लेंगे तो नोट्स में भी ये सब चीज़ें मेंशन की हुई है। नोट्स लेने के लास्ट में मैं आपको नंबर बता दूंगा, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो ये बाल्य अवस्था की अगर आयु पूछे तो 6 से 12 वर्ष होगी, जो सीखने यानी अधिगम के क्षेत्र में खेल विधि का उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रवृत्ति है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, ये सभी। चलिए, कौन सी मूल्यांकन का विधि है? प्रश्नावली, किसी से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ के बाद उनके नॉलेज के बारे में जान सकते हैं, उन्होंने कितने सीखे इनके बारे में जान सकते हैं, वो सही हो जाएगा। साक्षात्कार वैसी मतलब इंटरव्यू आप लेके इसे सीख सकते हैं। मत यानी उसके राय जान के, उसके सोच क्या है, थॉट क्या है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों से, ये तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एक शिक्षक गद व सब्जियों फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार है सीखने की क्लासिकल अवस्था, पुनर्बलन का सिद्धांत, सीखने का ज्ञान, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन, सीखने का निर्माण। क्या राइट आंसर मुझे बताना आपको। सीखने की ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीखने की क्रिया प्रस्तुत अनुसंधान। अब आपको बताना सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुसंधान किसने दिया था, ये बताना। राइट आंसर बताइएगा आपको कमेंट सेक्शन में। प्याजे के विकास की अवस्था में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करती है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता, सामाजिक मुद्दे से सरोकार। प्याजे के विकास की अवस्था में संवेदी गामक अवस्था संयोजित है। आपको बताने हैं। जल्दी राइट आंसर बताइए। प्याजे की विकास की अवस्था में संवेदी गामक अवस्था ऑप्शन नंबर है अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। शैशवावस्था होती है, बाल्य शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर अगर बात करें 21 वर्ष तक तो ये बिल्कुल भी होगा नहीं। 12 वर्ष तक तो ये बाल्यावस्था में आ जाती है। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, कब तक होती है? 0 से 5 वर्ष तक। ठीक है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था हो जाती है, शैशवावस्था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब नेगेटिव टाइप से क्वेश्चन है। नेगेटिव टाइप से क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन सही, एक गलत हो जाएंगे। सही, चलिए बात करते हैं। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार व भावना बड़ों से सीखना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों से कार्य करने में असमर्थ है। शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक रूप से अक्षमता नहीं रखता है। ए एन बी दोनों। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? ठीक है, अक्षम व्यक्ति के प्रति विपरीत विचार की भावना बड़ों से सीखता है। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ों से ऐसा सीखता नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जो अपंग नहीं बोल सकते, दिव्यांग दिव्यांग
दिव्यांग जिसे हम कहते हैं, मान लीजिए अगर कोई भी विद्यार्थी है वो शारीरिक रूप से अक्षम है, मतलब पूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे कार्य के लिए वे बेहतर है और नॉर्मल कार्य के लिए नहीं, नॉर्मल कार्य वे भी कर सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें किसको ढूंढना, नेगेटिव वाले क्वेश्चन में, असत्य वाले में गलत वाले को ढूंढना। तो ए एंड बी दोनों गलत हो जाएंगे, तो यहाँ पर दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। विद्यार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में प्रयोग की जाने वाली विधियां हैं निदानात्मक एवं परिणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षरात्मक विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। आशा 14 वर्ष की आयु में यह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे। आशा एक लड़की है जो 14 वर्ष की आयु में ऐसे चीज कार्य करते हैं जो नॉर्मल से 6 से 7 वर्ष में करती हैं, तो वो अपनी आयु उम्र से कम मानसिक क्षमता है उनको, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे आप। तो क्या करती है, मानसिक अक्षमता, अपंग, अनुवांशिकता, कुपोषण। कुपोषण ऐसा नहीं होता, अनुवांशिकता की अगर बात करें तो माँ बाप से जो गुण आते हैं उसे अनुवांशिकता कहते हैं। अपंग तो किसी को आप कह नहीं सकते, दिव्यांग बोलते हैं, लेकिन अपंग ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होंगे, मानसिक अक्षमता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। व्यक्तिगत निदान विधि का प्रयोग विशेषतः बुद्धिमान बालक का प्रयोग है, असामान्य एवं संतुलन बालक का प्रयोग है, दुर्बल बालक का प्रयोग है, सामान्य बालकों का प्रयोग है। राइट आंसर बताएंगे। व्यक्तिगत निदान, यहाँ पे कौन क्या बात हो रही है, निदान विधि का प्रयोग किसके बारे में है, दुर्बल बालक के अध्ययन के लिए है। पहले इसका अध्ययन कीजिए तब उसका निदान कीजिए। सीखने का स्थानांतरण है, सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी गई तरकीब का वैसा ही प्रयोग करना, सीखी गई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। सीखने का हस्तांतरण क्या किसे कहते हैं, तो संभालना बिल्कुल भी नहीं, जो आप सीखे हैं उसे संभाले कैसे रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सीखी गई तरकीब का वैसा ही प्रयोग करना, ये भी गलत हो। किसी वस्तु को अन्य परिस्थितियों में, हाँ जब आप कोई चीज़ सीख चुके हैं तो नेक्स्ट दूसरा कोई परिस्थिति सामने आती है तो उसके उसमें उस परिस्थिति में समायोजन करना, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे ही सीखना कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापी है, नापित मापी, अंतराल मापी, क्रम सूचक मापी, समानुपाती मापी। राइट आंसर बताइए। व्यक्तिगत भिन्नताओं के माध्यम में सर्वोत्तम विधि जो आपके बारे में कह रही है वो अंतराल विधि है, मतलब समय समय पर मापी जाए, कब, समय समय पर मापी जाए। लगातार आप किसी की निरीक्षण परीक्षण नहीं कर सकते, लगभग उसे समय का टाइम देना चाहिए, 6 महीना। इसीलिए आपके एग्जाम्स जो होते हैं वर्ष में, स्कूल एक वर्ष में स्कूल में 4 टाइम होते हैं, याद रखेंगे आप, टेस्ट के माध्यम से। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवेदनात्मक प्रक्रिया है जो सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वह है मूल्यांकन, आकलन। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। जो महत्वपूर्ण बदलाव लाती है, बदलाव 2 बार लिखा गया, महत्वपूर्ण बदलाव लाती है वो आकलन होती है और मूल्यांकन दोनों होती है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण, उपयुक्त डी। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व है। विद्यार्थी की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, ये शिक्षण व्यवस्था का मतलब नहीं है। अधिक गृह कार्य, ये भी गलत हो जाएंगे।
तो विद्यार्थियों का समरूप एक जैसे विद्यार्थी, मतलब कोई विद्यार्थी एक कैटेगरीज में कैटेगराइज करने की यहाँ पर बात हो रही है, इसे वर्गीकृत करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। विभेदकारी परीक्षण में अंतर होता है क्या? विभेदकारी परीक्षण में अंतर होता है, आपको बताने हैं। कमजोर विद्यार्थी में, सामान्य विद्यार्थी में, प्रतिभाशाली विद्यार्थी में, उपयुक्त सभी। विभेदकारी परीक्षण अंतर कैसे होते हैं? राइट आंसर बताने हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि विभेदकारी परीक्षण अंतर होते हैं, वो कमजोर विद्यार्थियों में अंतर हो जाते हैं, क्योंकि वो विभेदीकरण का मतलब होता है बांटना, विभेदीकरण का मतलब होता है उसे बांटना। सामान्य विद्यार्थियों में, नॉर्मल विद्यार्थियों में किसी की परिस्थिति, मानसिक आयु, एज फैक्टर, बहुत चीज़ें होती हैं, तो ये भी सही हो जाएंगे। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में भी यही परिस्थिति आती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है, मतलब कोई फिजिकल जो बॉडी पार्ट है उनमें कोई दोष है, दिक्कत है, यानी हाथ के, पाँव के, नाक के, आँखों के, ज़बान के, कुछ न कुछ एक दोष है जो उसमें उत्पन्न होती है। संवेगात्मक स्थिति, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान, हिलने की भावना, क्या आते हैं आपको बताने हैं। शारीरिक दोष बता रहा है, कौन सा? यहाँ पर मानसिक दोषों की बात नहीं है। मान लीजिए उसके पैर की बात हो रही है, ठीक है, मान लीजिए उसके हाथ की बात हो रही है, तो वो क्या कहो, जब उसके पैर नहीं, क्या उसमें इमोशन होंगे? बिल्कुल नहीं। इमोशन की बात तभी हो सकती है, यानी दिमाग की हालत हो, या फिर उसे मेंटली रूप से टॉर्चर करे, मेंटली रूप से कमजोर हो, तभी होगी। अच्छी आदतें, आप नॉर्मल व्यक्ति से नॉर्मल चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप शारीरिक दोष वाले विद्यार्थी से नहीं हो सकते, तो मिथ्याभिमान भी नहीं हो सकता। शारीरिक दोष अगर होगी कोई भी, तो वो समय समय पर मतलब उसमें हिलने की भावना का प्रतिवाद होगा, क्योंकि उसमें डिसबैलेंस की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बालक की क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायित्व है? प्रेरणा, समझ, ज्ञान, स्व अध्ययन। सवाल एक बार दोबारा पढ़ते हैं। सवाल कहता है, एक बालक है, क्रिया कोई कार्य करता है, कोई एक्टिविटी करता है, कोई वर्क करता है, ठीक है, नियमित के बारे में, रेगुलर तथा रुचि उत्पन्न। और एक बालक है, कोई कार्य करता है, नियमित रेगुलर करता है, और उसमें रुचि यानी उसमें इंटरेस्ट की बात हो रही है, वो इंटरेस्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक बालक है, वो पढ़ता है, पढ़ना एक कार्य हो जाएगी, और रेगुलर पढ़े, रेगुलर आपके क्लास में आए, दो चीज़ें आ जाएगी। और उस आपके क्लास में आने के बाद उसे रुचि हो, इंटरेस्ट आए, वे पढ़ने में आनंद महसूस करें, तो आप क्या करेंगे? प्रेरणा देंगे, समझ देंगे, ज्ञान देंगे, स्व अध्ययन करेंगे। राइट आंसर बताइए। सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे, ठीक है, मोटिवेट करेंगे मतलब प्रेरणा देंगे, मोटिवेशन करेंगे, तभी तो आपको पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे और आनंद के साथ पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मूल्यांकन का उद्देश्य, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, बच्चों के सीखने में कठिनाई को जानना, उपयुक्त सभी। 5 सेकंड आपको मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। मूल्यांकन, इवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आप ज़्यादा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मूल्यांकन के बारे में सीमित क्वेश्चन आते हैं। उस सीमित क्वेश्चन में लगातार जो घिसा पिटा है वही एग्जामिनर वही पूछ देते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पूछते। तो राइट आंसर क्या होंगे, जल्दी आपको बताने हैं। देखिए यहाँ पर मूल्यांकन में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अगर घोषित करना होगा तो ये नहीं होगा। मूल्यांकन किसी को ना पास करती है ना ही फेल करती है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, ऑप्शन नंबर बी गलत सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर आप देख रहे हैं इवोल्यूशन मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, क्या सीखना वह जानना, बच्चों की कठिनाइयों को दूर करना, दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर ए बी एंड सी देता, बी एंड सी देता,
तो बी एन सी देता तो हम इसे सही कर पाते, लेकिन तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन आप इसे जान लीजिए क्योंकि उद्देश्य पूछा है ना। बच्चों ने क्या सीखा आपको ये जानना है, मूल्यांकन इसीलिए तो हम करते हैं। अधिगम का शिक्षा में योगदान मतलब अधिगम लर्निंग, लर्निंग, ठीक है। याद है आपको, हमने पहली ही क्लास लर्निंग का आपसे लिया था। तो आप बताइए लर्निंग में शिक्षा, लर्निंग का शिक्षा में क्या योगदान है? व्यवहार में परिवर्तन, नवी अनुभव का प्राप्त करना, समायोजन, उपयुक्त सभी। राइट आंसर बताइए। चलिए, जब आप सीखते हैं, क्या करते हैं? सीखते हैं। लर्निंग मतलब सीखना होता है। जब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सीख रहे। अधिगम में अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? आप जब सीखते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, सही। नई अनुभव, जो आपके पास नया एक्सपीरियंस होता है वो प्राप्त करते हैं, ये भी सही। जब आप सीखते हैं, आप याद रखें जब आप कोई चीज़ नहीं जानते थे, ठीक है, जब आप कोई चीज़ नहीं जानते तब का व्यवहार, अगर आप कोई चीज़ जानते हैं तब का व्यवहार, तो आपके व्यवहार, नई व्यवहार का अनुभव होगा, ठीक है, ये भी सही। आगे बढ़े। समायोजन करते हैं, अगर आप कुछ सीखते हैं तो समय किसी भी विषम परिस्थिति या अच्छी और बुरी परिस्थितियों में एडजस्टमेंट करते हैं। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिना सोचे राइट आंसर कर दीजिएगा। तो आज हमने क्वेश्चन को कवर किया। आज हमारे थे सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, आपको मिनिमम 25 क्वेश्चन को यहाँ पर लगाने हैं ताकि आपकी तैयारी बेस्ट और बेस्ट हो सके। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने राइट आंसर हो पाए। हमने सीडीपी के साथ ईवीएस की भी आपकी क्लास चल रही है, मैथ्स की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास चल रही है। सभी चीज़ों की हम पहले, सभी चीज़ों की हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं? लेक्चर वीडियोस करते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करते हैं ताकि 130 प्लस की गारंटी ले सके। टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको 130 प्लस की गारंटी लेती है। आपको क्या करना, बस 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले लेनी है। इस नंबर पे अगर आप यहाँ नोट्स लेते हैं तो आपको बेहतर तैयारी का एक्सपीरियंस होगा, आप तैयारी कर लेंगे। अगर आप, हम जो आपको पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो लास्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में जाएंगे और वहाँ पर आप आराम से चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम में जाएंगे और टेलीग्राम में सर्च करेंगे टीचिंग टीचिंग इंस्टीट्यूट को सर्च करेंगे, टीचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।